प्राथमिक विद्यालय के वातावरण का प्रभाव बच्चों के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है और इस दौरान उनके द्वारा अर्जित किए गए गुण दोष कालांतर में उनके व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन में संस्कारों के रूप में परिलक्षित होते हैं। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने, विशेषकर कक्षा शिक्षण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा 3 उपयोगी हस्त पुस्तिकाओं, ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है। इन हस्त पुस्तिकाओं में कक्षा शिक्षण योजना, लर्निंग आउटकम, बच्चों के संप्राप्ति के सतत आकलन की विधियों, कक्षा शिक्षण में उपयोगी गतिविधियों आदि का विस्तृत विवरण दिया गया है। यहाँ हम इन्हीं हस्त पुस्तिकाओं में से एक शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका के विषय में जानेंगे। इसके लिए आइए हम एक विद्यालय में चलते हैं, जहाँ इस समय एक अध्यापक महोदय अपने सहकर्मी शिक्षिका को शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका के विषय में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका का विकास किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है सर? शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका का प्रमुख उद्देश्य प्रभावी और रुचिकर कक्षा शिक्षण से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाओं और जानकारियों को संकलित करना है, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल शिक्षक प्रभावी शिक्षण कर सकेंगे अपितु बच्चे भी सहज रूप से कक्षा के वातावरण और विद्यालय परिसर से स्वयं शिक्षकों की अनुपस्थिति में भी सीख सकेंगे। वास्तव में शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका का विकास तो बहुत ही सार्थक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। इस हस्त पुस्तिका में दी गई जानकारी का प्रयोग हम अपने विद्यालय में किस प्रकार कर सकते हैं? जी जरूर, हम आपको बताते चलें कि शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका के 6 भाग हैं और शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका के इन 6 भागों में दी गई जानकारी का उपयोग करते हुए हम अपने कार्य को सरल, सुगम और रोचक बना सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में उदाहरण स्वरूप दी गई शिक्षण योजनाओं का आवश्यकता अनुसार कक्षा शिक्षण में उपयोग करते हुए कक्षावार, विषयवार, लर्निंग आउटकम और आकलन की विधियों का संदर्भ लेते हुए विद्यालय के भौतिक परिवेश को संसाधन समृद्ध बनाते हुए विद्यालय नेतृत्व संबंधी जानकारी का उपयोग करते हुए विद्यालय विकास की योजना बनाकर प्रभावी शिक्षण हेतु अंग्रेजी वर्णमाला A से Z तक मार्गदर्शन सूत्र का प्रयोग करते हुए। यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं और विस्तार से इसके विषय में जानना चाहती हूँ कि हस्त पुस्तिका में कितने भाग हैं और भाग 1 में किन बातों का उल्लेख है। यहाँ पर शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका की अवधारणा और आवश्यकता के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार विद्यालय का आकर्षक एवं संसाधन समृद्ध वातावरण बच्चों को सीखने और व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। हस्त पुस्तिका का भाग 2 किन प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है सर? ये भाग शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुओं पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत प्रभावी शिक्षण कैसे, शिक्षण योजना क्या, क्यों और कैसे, शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु, शिक्षण योजना का प्रारूप, शिक्षण योजना का आधार, लर्निंग आउटकम, अधिगम परिणाम तालिकाएं और लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के तरीकों के विषय में चर्चा की गई है। शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुओं में शिक्षण योजनाएं, शिक्षक डायरी, समय सारणी, लर्निंग आउटकम की सूची, उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री, नवाचार, प्रार्थना स्थल पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियां आदि के माध्यम से विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को सीखने सिखाने के अनुकूल बनाने के विषय में बताया गया है। इस भाग में प्रभावी शिक्षण के तरीकों को अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों के द्वारा परिभाषित भी किया गया है। शिक्षण योजना क्या, क्यों और कैसे सवाल को उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए शिक्षण योजना को लर्निंग आउटकम के आधार पर बनाने की अपेक्षा रखी गई है। इस भाग में बच्चों को अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त कराने हेतु उपयोग में आने वाले सहायक माध्यमों का भी उल्लेख किया गया है। सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग, विद्यालय भवन, पुस्तकालय का प्रयोग, प्रयोगशाला का उपयोग, बैठक व्यवस्था, शैक्षिक नवाचार, गतिविधि आधारित शिक्षण, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग,
सामुदायिक ज्ञान का उपयोग। निश्चित रूप से यह तो सभी के लिए जानने योग्य बातें हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि हस्त पुस्तिका के भाग 3 की विषय वस्तु क्या है। ये भाग व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना पर आधारित है, जिसके अंतर्गत प्रातःकालीन सभा, सांध्यकालीन सभा, सह शैक्षिक गतिविधियां, खेल गतिविधियां और प्रतियोगिताएं, जीवन कौशल विकास, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यावसायिक परामर्श तथा बाल संसद के विषय में बताया गया है। विद्यालय में विषयगत जानकारियों के साथ साथ जीवन कौशलों को विकसित करने वाली गतिविधियों को शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित करने से बच्चों का अधिगम स्तर बढ़ता है। उदाहरण स्वरूप प्रातःकालीन प्रार्थना सभा। प्रत्येक दिवस की अलग अलग प्रार्थनाएं, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान पूरी गरिमा के साथ। प्रत्येक दिवस शिक्षक या बच्चों के द्वारा मुख्य समाचारों की हेडलाइंस, स्वास्थ्य और स्वच्छता चर्चा, प्रधानाध्यापक के द्वारा पूरे दिवस 15 मिनट व्यायाम, पंक्तिबद्ध ढंग से छात्रों का कक्ष में प्रवेश इत्यादि कार्यों से बच्चों में रचनात्मक परिवर्तन होता है। सांध्यकालीन सभा। प्रत्येक दिवस देश की एकता व अखंडता को प्रकट करता हुआ एक राष्ट्रगीत, व्यायाम, योग, क्विज प्रतियोगिता, पहेली प्रतियोगिता, विषय आधारित गतिविधियां, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण आदि विषयों पर परिचर्चा, नैतिक शिक्षा आधारित कहानियां इत्यादि कार्यों को कराने से बच्चों का व्यक्तित्व विकास होता है। सह शैक्षिक गतिविधियां। इसमें प्रतियोगिताएं, कहानी, निबंध, वाद विवाद, अंत्याक्षरी, पोस्टर, रंगोली, खेलकूद, रोल प्ले, लोक कथा, लोकगीत, चित्रांकन, विज्ञान एवं गणित क्लब की स्थापना, कार्यानुभव शिल्प आदि गतिविधियां शामिल हैं, जिनसे बच्चों का मानसिक, भावनात्मक व सृजनात्मक विकास होता है। व्यावसायिक परामर्श। हर बच्चे का कुछ सपना होता है। एक शिक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके सपनों को जानें, फिर उसे पूरा करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करें, उनके सपनों को पूरा होने में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी देते हुए उसका समाधान बताएं। बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु ये बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता। बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए नियमित हाथ धोना, नियमित ब्रश करना, प्रतिदिन स्नान करना, स्वच्छ शौचालय का प्रयोग, नाखून काटना इत्यादि की जानकारी देना। जीवन कौशलों का विकास। हर विषय अपनी प्रकृतिगत विभिन्नता रखता है, लेकिन अलग अलग तरीकों से बच्चों में विभिन्न जीवन कौशलों जैसे सृजनात्मक सोच, भावनाओं पर नियंत्रण, तनाव नियंत्रण, स्व जागरूकता, पारस्परिक संबंध, प्रभावी संप्रेषण, समस्या समाधान, निर्णय लेने के विकास में सहायक होता है। बाल संसद। बाल संसद के माध्यम से बच्चों के जीवन मूल्यों का विकास, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, सही गलत स्पर्श को पहचानने की क्षमता, समय प्रबंधन आदि की समझ विकसित होती है। इस प्रकार की कार्य योजना से निश्चित ही हमारे विद्यालय में सकारात्मक परिवर्तन दिखेंगे। कृपया भाग 4 के विषय वस्तु के बारे में भी जानकारी दें। ये भाग सीखने के लिए आकलन पर आधारित है। इसमें आकलन क्यों किया जाना चाहिए, आकलन बच्चों के किन पक्षों का किया जाना चाहिए, आकलन कैसे किया जाना चाहिए, आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए जैसे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि आकलन बच्चों के बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। अब हम इस पर बात करते हैं कि आकलन 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। मौखिक रूप में व्यक्तिगत या समूह चर्चा, वार्तालाप एवं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, जबकि लिखित रूप में बच्चों की कापियां, अभ्यास पुस्तिका या हरी पट्टियों पर लिखे कार्यों को देखकर। आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग बच्चों के साथ, शिक्षक के साथ तथा अभिभावकों के साथ करने से वांछित परिणामों की प्राप्ति होती है। हस्त पुस्तिका का भाग 5 किन बिंदुओं पर आधारित है? ये भाग विद्यालय नेतृत्व की संकल्पना पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत शैक्षिक नेतृत्व के गुण, शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार, विद्यालय का विजन, व्यावसायिक दक्षता का विकास,
सामुदायिक सहभागिता, समावेशी शिक्षा और रिपोर्टिंग के विषय में बताया गया है। महान वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। नेतृत्व की आवश्यकता संस्था के मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त करने, संस्था में कार्य कर रहे लोगों को साथ लेकर चलने के लिए आवश्यक है। इस भाग में शैक्षिक नेतृत्व की शैली को परिभाषित करते हुए उनके गुण को बताया गया है। स्पष्ट विजन के साथ लक्ष्य के अनुरूप कार्य योजना बनाना, भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान और उसके अनुरूप कार्य करना, टीम भावना विकसित करते हुए कार्य करना, सबके विचारों को सुनना, उन्हें सम्मान देना और फिर निर्णय लेना, स्वयं को दूसरों के समक्ष उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। यद्यपि मैं संस्था प्रधान हूं, परंतु संस्था ही मेरे लिए प्रधान है। इस सूत्र वाक्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय विजन का निर्माण करने की आवश्यकता तथा विद्यालय विकास की योजना बनाने के तरीकों के विषय में जानकारी दी गई है। और ये भी बताया गया है कि एक अच्छे शैक्षिक नेतृत्वकर्ता का गुण है कि वो विद्यालय विकास योजना के निर्माण में व्यावसायिक दक्षता, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा, समावेशी शिक्षा का सृजन करते हुए विद्यालय में किए गए कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन भी अवश्य करें। हम इन बिंदुओं को पूरे मनोयोग से अपने विद्यालय में प्रभावी बनाने का प्रयास करेंगे। आपसे अनुरोध है कि भाग 6 की विषय वस्तु को भी स्पष्ट कर दें, जिससे हस्त पुस्तिका के विषय में जानकारी पूरी हो सके। ये भाग परिशिष्ट से संबंधित है, जिसमें प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम, शिक्षण योजनाएं, शैक्षिक गतिविधियां, समय सारणी, सफलता मूलक कहानियां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का संक्षिप्त परिचय, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का संक्षिप्त परिचय, उपयोगी शैक्षिक वेबसाइट की लिस्ट, प्रार्थनाएं, समूह गान संग्रह और प्रातःकालीन सांध्यकालीन सत्र की रूपरेखा, प्रमुख महापुरुषों एवं दिवसों की जानकारी, शिक्षा संबंधित साहित्य की सूची, बेसिक शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था, अन्य विभागों से सहयोग एवं समन्वय की जानकारी दी गई है। ये भाग शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक जानकारियों, उपयोगी सूचनाओं और शैक्षिक संदर्भों का समावेश है। शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका के विषय में इतनी सटीक और प्रभावी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके द्वारा दी गई जानकारियों को अपनाकर अपने विद्यालय को ऐसा ही बनाने का प्रयास करेंगे, जैसा कि हस्त पुस्तिका में उल्लेख है। एक बार पुनः धन्यवाद सर। शिक्षण संग्रह एक हस्त पुस्तिका के रूप में ऐसी सूचनाओं का संग्रह है जो आकर्षक विद्यालय परिसर, शिक्षण कौशलों, शिक्षण योजनाओं, लर्निंग आउटकम्स, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों से संबंधित है, जिनका उपयोग हम दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन और क्रियान्वयन में कर सकते हैं। यदि हम शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों को अपनाते हैं तो निसंदेह बच्चे आनंद पूर्वक सहज भाव से सीख सकेंगे और हम भी अपने विद्यालय को संसाधनों युक्त बनाकर बच्चों के व्यक्तित्व विकास में अपना योगदान कर सकेंगे।